तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस क्लास 10th का पेपर अब कुछ ही समय बाद होने वाला है, कुछ ही घंटों बाद होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, सोशल साइंस का हमारा पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें हमें नंबर लाना बहुत आसान होता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बात कहूँ तो 3 तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। 3 कह लो या तो 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे, है ना। फिर आपको इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर नंबर 4 पे आपको, जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि चौथे नंबर पर क्वेश्चंस कौन से आते हैं। आप गेस करो, बताइए कौन से क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर पे। तो भाई इसमें मानचित्र संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो भाई ये 4 तरीके के क्वेश्चंस आपको सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि भाई आप सभी के पेपर बेस्ट जाने वाले हैं। और इसका जो कह सकते हो कारोबार है वह मैंने संभाल रखा है। यानी जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के भाई अपने बेहतर तरीके से पेपर को करने के लिए और उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी गारंटी है कि मैं आपको वह सारी चीज़ें यहाँ पर करवा दूंगा पेपर से पहले, जिससे आप बोर्ड में बेहतर नंबर ला सकें, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मैं कराने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं आपको जो मॉडल पेपर कराने वाला हूं, मेरे प्यारे साथी पूरा देख लीजिए। मेरी गारंटी, अगर आपने ए से लगाकर पूरा जेड तक इसको समझ लिया ना, तो सामाजिक विज्ञान का पेपर आपके लिए सबसे आसान होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं भाई, तो हमारा जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, इसको करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा पेपर में, ठीक है। 70 नंबर का हमारा पूर्णांक रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूं तो ये जो 15 मिनट मिलेंगे ना आपको, ये जो 15 मिनट मिलेंगे, इस 15 मिनट में आप सभी स्टूडेंट्स को भाई क्वेश्चंस को पढ़ना होगा कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो स्टार्टिंग के शुरुआती 15 मिनट मिलेंगे उसमें आपको क्वेश्चंस देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चंस मुझको आ रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। चाहे बहुविकल्पी क्वेश्चंस हो आपके, चाहे लघुत्तरीय क्वेश्चंस हो आपके, चाहे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हो, चाहे मानचित्र हो, चारों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाने वाले हैं। देखो, जिसको नहीं पता भाई वो अच्छे तरीके से पता कर लो। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी पेपर में आने वाले हैं और ये टोटल 20 ही पूछे जाएंगे, मतलब 20 पूछे जाएंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस है ना, इनको आपको एमआर सीट में करना है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आप सभी को पता चल गई होगी। अब चलिए यहाँ से हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस निपटाते हैं और आप सभी लोग सही आंसर बताने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्यारे साथी, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है भाई कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। बताइए इसका राइट आंसर सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर आपको बताता हूं। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है भाई? मेजनी को यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई? जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस के आंसर पहले से आते हैं ना भाई, वह कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा, यानी मुझे पता चलेगा भाई कि हाँ आप सभी को क्वेश्चंस ये वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई भाई? 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्ष 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया भाई? तो यहाँ से आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा जनरल, एक मिनट, काइजर विलियम प्रथम को, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी काइजर विलियम प्रथम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे मेरे प्यारे साथी, इस बात को आप याद रखना। तो वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई।
तो ये 4 क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग के सबसे पहले इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, है ना, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और पेपर देने से पहले 1-2 बार इनको रिवीजन करके ज़रूर से जाइएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूँ। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए ना वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की जो आज्ञा थी ना, ये किसने दी थी। तो ये क्वेश्चंस यार बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, मतलब इतना रिपीटेड है कि आप इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लो 2026 के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने की जो आज्ञा थी वह किसने दी थी। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने की जो आज्ञा थी प्यारे साथी, वह जनरल डायर ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में, यहाँ से किसे काट लो, ठीक है। तो किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। अब देखिए इन 4 में से आपको यह बताना है कि सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो आप सभी को मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन कराया भाई कि जो सीढ़ीदार खेती होती है भाई उत्तराखंड में की जाती। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। अगर मैं रेशेदार फसल की बात करता हूं तो यहां से रेशेदार फसल की बात करनी है, ठीक है। और यहां पर मिट्टी के बारे में दे रखा है, लाल मिट्टी, काली जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। तो रेशेदार फसल, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से रेशेदार फसल जो है किस मिट्टी में की जाती है, किस मिट्टी में की जाती है। तो मिट्टी अगर पूछ दे कि रेशेदार फसल जो होती है किस मिट्टी में की जाती है भाई, तो लाल मिट्टी में रेशेदार फसल की जाती है, ठीक है। तो हाँ यही क्वेश्चन आपका है भाई कि रेशेदार जो फसल होता है किस मिट्टी में की जाती है, तो लाल मिट्टी में की जाती है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बताइए भाई कि एंथ्रेसाइट का जो संबंध है भाई ये किस खनिज से है। यानी अगर मैं एंथ्रेसाइट की बात करता हूं तो एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वह किस खनिज से है, ठीक है। तो यहां से 8वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला को आप यहां पर बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चौथे वाले को ऑप्शन को आप क्या करेंगे भाई, बिल्कुल सही कर लेंगे। आगे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी या फिर कौन सा खनिज है भाई, धात्विक खनिज कौन सा, इसमें से आपको यह बताना है। देखिए जब भी कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है ना, तो याद रखना वह क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए हैं, मतलब वह क्वेश्चंस ये हैं जो बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस बार बार आते हैं पेपर में, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा लौह अयस्क बिल्कुल सही हो जाएगा। एजेंडा 21 का संबंध किससे है भाई बताइए। एजेंडा 21 यानी क्वेश्चन नंबर 10 एजेंडा 21, तो भाई सतत पोषणीय विकास से बिल्कुल सही है। बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार है ना, तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है, किसके मध्य में सत्ता में साझेदारी है। फिलहाल ऑप्शन दिखाते हैं भाई, फिर आपको टिक लगवाते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि भाई बेल्जियम में किसके मध्य में सत्ता के साझेदारी में, भाई क्या क्वेश्चन था एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य में सत्ता में साझेदारी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो भाषा के आधार पर समूहों के मध्य में, ठीक है। तो यहाँ पर शासन के समूहों के अंगों के मध्य में राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही कर लेंगे, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य में, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन होता है वह किसके मध्य में होता है, ठीक है। तो संघात्मक शासन प्रणाली की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो संघात्मक शासन प्रणाली जो होती है इसमें अधिकारों का जो विभाजन होता है ये किसके मध्य में होता है, केंद्र कह लो, है ना, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 को हम बिल्कुल सही कर लेंगे, केंद्र एवं राज्य के मध्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ।
तो लिखित संविधान जो था भाई भारत में कब लागू हुआ? आप सभी को पता है भाई 26 जनवरी को लिखित संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी वर्ष 1950 को क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। और इस भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल, 2 ईयर 11 मंथ और 18 दिन, ठीक है, इतना समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की कि बहुजन समाज पार्टी जो BSP थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे काशीराम, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? देखिए यहाँ पर संघात्मक शासन की विशेषता कौन नहीं है आपको वह बताना है, ठीक है। कौन सी विशेषता संघात्मक शासन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ शक्तियों का केंद्रीयकरण, तो ये जो कह सकते हो विशेषता है, ये संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग बोलते हैं HDI यानी HDI बोलते हैं, तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI जिसको बोलते हैं, तो इसके लिहाज से हम अगर बात करें किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, तो इसमें तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, फिर ही आप सही टिक लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और फिर बताता हूं किस देश की स्थिति जो है भाई मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से बेहतर है। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, ये 4 देश आपके दे रखे हैं और आपको बताना है इन 4 देशों में जो HDI के लिहाज से, यानी जो मानव विकास सूचकांक होता है यानी HDI, उस लिहाज से अगर हम बात करें किस देश की जो स्थिति है सबसे बेहतर है, तो बात करते हैं भाई श्रीलंका की। एक मिनट, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल, तो 4 आपके देश दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बांग्लादेश मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश या म्यांमार में से कोई एक सही होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है, बांग्लादेश सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सा व्यवसाय, यहाँ पर आप व्यवसाय कर लो, व्यवसाय, तो कौन सा व्यवसाय जो है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मेरे प्यारे साथी, यहाँ से आपका बैंक मैनेजर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस की कि निम्नलिखित में से किसी को कृषि एवं सहायक क्षेत्र में किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में से किसको इसमें से हम लोग कह सकते हैं कृषि क्षेत्र और सहायक क्षेत्र? तो देखिए अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूं तो कृषि और जो सहायक क्षेत्र होता है ये दोनों किससे संबंधित होते हैं? कृषि और सहायक क्षेत्र जो होते हैं ये किससे संबंधित होते हैं भाई? तो प्रारंभिक क्षेत्र से ये दोनों संबंधित होते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ कृषि की और सहायक क्षेत्रों की, तो ये दोनों संबंधित होते हैं प्राथमिक क्षेत्रक से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे आप बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ना, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, वह चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो होपफुली 2026 यानी आपको 20 फरवरी वाले दिन जो कुछ ही घंटों में आपका पेपर होने वाला है ना, कुछ ही घंटों बाद, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भाई? तो RBI की अगर मैं बात करता हूं तो 1935 में भाई RBI की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम बिल्कुल सही कर लेंगे। तो भारत में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर को यहाँ वर्ष 1900 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। तो ये हो गए आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। और इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने के बाद में आपके MCQ जो आते हैं 20 नंबर के आते हैं। तो उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चंस करने के बाद में जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आपको लगभग बहुत क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी, अगर आपके पास समय बचा है 5 घंटे का भी,
अगर आपके पास मान लीजिए 5 आवर्स आपके पास अभी रिमेन में है, मतलब बचे हुए हैं, रिमेनिंग है 5 आवर्स, 5 घंटे आपके पास बचे हुए हैं, तो इन 5 घंटे का आपको सही से इस्तेमाल करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप 5 घंटे का सही से इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और बचे हुए इन 5 घंटों में आप सोशल साइंस में बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हो, क्या पढ़ के जाना इसके अलावा आपको, ठीक है। तो आप सभी के लिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था भाई, आप सभी के लिए आपका जो पेपर होने वाला है 20 फरवरी को, ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत समय पहले से एक सरप्राइज प्लान करके रखा था, ठीक है, बहुत समय पहले से सरप्राइज। और मैं बताना चाहता था भाई कि 20 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, उस पेपर में अगर आपको बेहतर स्कोर करके आना है तो आपको क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक को भाई ज़रूर लेना है। अब ये लेना इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हो कि आपके पेपर के कुछ ही समय पहले जब आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, तो जायज़ सी बात है उन क्वेश्चंस को आप पढ़ के ज़रूर जाओगे, एक बार देख के ज़रूर जाओगे। तो मेरे प्यारे साथी, वह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं बात करता हूं तो 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इस ई बुक के अंदर पड़े हुए हैं, मैंने डाल दिए हैं और इसमें आपको देख लेना मिलेंगे। और इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लघु उत्तरीय क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा मानचित्र संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस ई बुक के अंदर, ठीक है। इस ई बुक के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो इस ई बुक का प्राइस जो है मात्र 15 रुपये है। और आप सभी जानते हो कि आज के समय में मतलब इतने मिनिमम अमाउंट में कोई भी पूरे यूट्यूब पर चीज़ नहीं दे रहा होगा, ठीक है, पर फिर भी हम आप लोगों को इस चीज़ में कह सकते हो दे रहे हैं। तो जिसको भी लेना है भाई ई बुक ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और इतनी सारी चीज़ें मात्र आप सभी लोगों को 15 रुपये में मिल रही हैं। तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है आप सभी के लिए। और अगर आप इस ई बुक को ले लेते हो, डेफिनेटली यू विल अचीव 90+ मार्क्स इन 2026 बोर्ड एग्जाम सब्जेक्ट सोशल साइंस। ओके, तो जिसको भी ई बुक लेना है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। फिलहाल मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मानचित्र, ये सारे क्वेश्चंस आप समय रहते अच्छे से कर पाएंगे अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस ई बुक को फॉलो किया, ठीक है। तो जिसको भी ई बुक लेना है भाई, मात्र 15 रुपये में आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ठीक है, लिंक पड़ा हुआ है। सिर्फ लिंक इसी सब्जेक्ट का नहीं होगा, देखिए लिंक आपको मिलेगा इंग्लिश सब्जेक्ट का भी, मैथ का भी, सोशल साइंस का, साइंस का, सभी का। और सभी का प्राइस सेम है, 15 रुपये, 15 रुपये अमाउंट मान ली। जो आपका प्राइस रहने वाला मात्र 15 रुपये है। और इतने मिनिमम अमाउंट में पूरे यूट्यूब पर देख लेना, कोई भी आपको इस प्रकार से कोर्स नहीं दे रहा होगा, ठीक है। सबसे मेन मेरा रीज़न यही है कि इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसको ले सकें, ठीक है। तो जिसको भी लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। बाकी आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जिसका भी लेना है भाई आप ले सकते हो अपने अनुसार, जो भी आपको पेपर देना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो अब मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और आपको मानचित्र, ये सारे क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा भाई आपके पेपर में आने वाले, तो आपके पेपर में आने वाले वर्णनात्मक क्वेश्चंस की, ठीक है। वर्णनात्मक क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं वह 2 तरीके से आपके आएंगे, ठीक है। 2 तरीके से वर्णनात्मक क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे भाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लघु उत्तरीय क्वेश्चंस और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। अगर मैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करता हूं तो ये आपके पेपर में आएंगे 16 नंबर के, ठीक है। 16 नंबर के ये आएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। टोटल आपके आएंगे भाई 4, टोटल क्वेश्चन 8 आएंगे, करने केवल आपको 4 ही पड़ेंगे। और इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप सभी लोग एक पेज में करके आना, एक पेज में आपको एक क्वेश्चन का आंसर करके आना है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई साहब हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, जियोग्राफी के कौन से तैयार करने हैं, इकोनॉमिक्स के कौन से तैयार करने हैं और सिविक्स के कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, ठीक है।
तो एक बार के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, और डेफिनेटली अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक एक क्वेश्चंस, आप उनको तैयार ज़रूर से करिएगा। तो यहाँ से देखिए आपके वह सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 4-4 नंबर में आप सभी लोगों को लघुत्तरीय क्वेश्चंस के रूप में पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग की 2 क्वेश्चंस की, तो यह 2 क्वेश्चंस आपके होने वाले हिस्ट्री यानी कि भाई इतिहास के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतिहास के देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे हैं, जल्दी से इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 4-4 नंबर के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपके भूगोल यानी कि जियोग्राफी के हैं। ठीक है, और इसके अलावा यह 2 क्वेश्चंस आपके हैं कह सकते हो सिविक्स के। ये 2 क्वेश्चंस आपके सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा यह 2 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे मुद्रण क्रांति क्या है देख लेना, 2026 में आपको 20 फरवरी वाले दिन क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेगा। देखो मुद्रण संस्कृति और ये तो मुद्रण संस्कृति है भाई, तो मुद्रण संस्कृति और मुद्रण क्रांति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और वाणिज्यिक कृषि देख सकते हो, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, संघवाद क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, विदेशी व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो, इसकी क्रियाकलापों का वर्णन कीजिएगा। बाकी वैश्वीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस 4-4 नंबर वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यदि आपको 16 नंबर में, मेरे प्यारे साथी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने ई बुक को ले लिया ना, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ में मैंने ई बुक के अंदर डाल रखा है। ठीक है, और यही नहीं बल्कि आपको जितने भी ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ तो केवल ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब आप ई बुक के अंदर जाओगे ना, तो ई बुक में आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि अगर आप केवल उन्हीं को तैयार कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली वहाँ से आपके पेपर में बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे पेपर में देखिए आपको वर्णात्मक सेकंड देखने को मिलेगा। अब देखिए जो वर्णात्मक सेकंड आएगा ना, इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। मतलब अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको भाई 24 मार्क्स के यानी 24 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये जो 24 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, इनमें भी आपके 8 प्रश्न आएंगे, इनमें भी आपके 8 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन करने केवल आपको 4 होंगे। 8 प्रश्न आएंगे, करने केवल 4 होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से वे क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चंस, और जो आपको 24 नंबर के पूछे जाएंगे। और इन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भाई आप लोग 2 पेज में करके आना, 2 पेज में एक आंसर, 2 पेज में भाई एक आंसर करके आना। ठीक है, कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो बाकी आप लोगों को दिखाता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान, 6 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, देखो ये सारे क्वेश्चन जियोग्राफी के हैं यानी भूगोल के हैं भाई। जियोग्राफी मतलब भूगोल के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग नोट ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी है जिम्मेदार और वैध सरकार में। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपके 6 नंबर में ये 2 अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यम को स्पष्ट करें। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट कर लेने हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं कर रहे हो तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा ई बुक का लिंक, और यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट के ई बुक पड़े हुए हैं। और हर एक ई बुक का जो प्राइस है मात्र 15 रुपये है, और
इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ना, ये वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है ये, है ना। तो जिसको भी लेना है मात्र 75 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट, और मात्र 15 रुपये में भाई आपको एक सब्जेक्ट का ई बुक मिलने वाला है। और इस ई बुक के अंदर आपको वह सारी चीज़ें हैं जिसको देख करके अगर आप 5 घंटे भी अगर आप एक समय है आपके पास, तो इसको आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है भाई, आप एक बार के लिए देख लेना और ले लेना, मेरी गारंटी है अच्छा पेपर जाएगा बस। ठीक है, ले लेना एक बार। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ भाई, एमसीक्यू की बात कर चुके, लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर चुके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात कर चुके। अब मैं आपको मानचित्र बताने वाला हूँ। अब जरा ध्यान से समझना, जो मानचित्र आता है ना भाई, देखिए यहाँ समझिएगा, मानचित्र जो आपको करने के लिए होगा, ये भारत का मानचित्र मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना कैसा बन रहा है, मजाक मत उड़ाना। ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है, ये कैसा है भाई, ये भारत का नक्शा है, भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र। ठीक है, तो भारत के मानचित्र पर आपको क्वेश्चंस करने के लिए होंगे। मैं आपको दिखाता हूं एक बार के लिए, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपके सोशल साइंस के पेपर में जो लास्ट क्वेश्चन आएगा वह मानचित्र से संबंधित होगा। और इस मानचित्र वाले क्वेश्चंस में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 9A, दूसरा होगा प्रश्न संख्या 9B। अगर मैं प्रश्न संख्या 9A की बात करता हूं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई हिस्ट्री। यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा, यानी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, यानी हिस्ट्री के आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आपको होंगे, ये 5 क्वेश्चंस आपको इसका आंसर जो होगा इस भारत के मानचित्र में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे और एक एक नंबर के सारे ये क्वेश्चंस आपके होंगे। एक बार आप देख लेना, इनको देख लीजिएगा इनको, और इनको आप तैयार भी कर लीजिएगा। इसके आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा भाई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 9B की, तो जो प्रश्न संख्या 9B है इसमें आपकी जियोग्राफी आएगी, यानी भूगोल, जियोग्राफी यानी बोले तो भूगोल, हिंदी वाले देख लीजिएगा भूगोल। ठीक है, तो अगर मैं इतिहास की बात करता हूं 5 क्वेश्चंस, भूगोल की बात करता हूं 5 क्वेश्चंस, तो 5 + 5 10 नंबर का ये आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस और ये रहे आपके भूगोल के 5 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा, आपके पेपर में जो जियोग्राफी जाएगी ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पेपर में जो जियोग्राफी आएगी उसमें थोड़े से अलग क्वेश्चंस होंगे। थोड़े से क्या, थोड़ा अलग टाइप से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे जियोग्राफी भूगोल में हर क्वेश्चंस के लिए अपना एक अलग चिन्ह होगा। मतलब देखो, कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा बताइएगा, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को आप लोग क्या करिएगा, इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा, राइट। डल झील को आप लोग क्या करेंगे भाई, इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आगे 5वें नंबर क्वेश्चंस की, तो कह रहा है कि गुजरात की जो राजधानी है इसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाइएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग चिन्ह दिया गया है, राइट। तो मतलब यहाँ से ये है भाई कि जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस होंगे, जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, वह आपको समान देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट वैरायटी होगी। तो क्वेश्चंस को आपको देखकर डरना नहीं है, बस इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो बाकी आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसके आंसर क्या होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था या फिर प्रारंभ हुआ था, तो भाई सबसे पहले जो सर्वप्रथम सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो भाई वह दांडी में स्टार्ट हुआ था, दांडी में। ठीक है, अब दांडी कहाँ पड़ता है, तो दांडी पड़ता है गुजरात में। ठीक है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ भाई अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कलकत्ता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का कांड हुआ, तो वह चौरी चौरा ही था। अब उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर अब हमें आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। तो ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, और डरने वाली बात नहीं है। हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको भारत के मानचित्र में भी भरना है, और जितने भी आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस होंगे उसको भी आपको भारत के मानचित्र में ही भरना है। ठीक है, तो ये भारत के मतलब ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ये आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं।
बाकी एक जियोग्राफी का क्वेश्चन भी बता देता हूं भाई कि कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र जिसको आप लोगों को इस चिन्ह द्वारा भारत के मानचित्र में भरना है, मतलब ये भारत का मानचित्र है और इसमें इस तरीके से पहला नंबर डाल करके भूगोल का और इस तरीके से भर के आओगे तो कपास उत्पादन का कोई एक क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भाई कपास उत्पादन का सबसे प्रमुख क्षेत्र है भारत में, ठीक है। तो किसी परमाणु ऊर्जा का केंद्र का नाम बताइए, किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तारापुर, ठीक है, तारापुर। अब ये तारापुर स्थित कहाँ पर है, उस राज्य का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है भाई, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बताना है कहाँ पर है, ठीक है। डल झील कहाँ पर बताइए। गुजरात की राजधानी क्या होती है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जियोग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं भाई। और डेफिनेटली अगर आप इस प्रश्न संख्या यानी मानचित्र संबंधित क्वेश्चन समझ गए होंगे तो अब मैं आपको इतना कहना चाहूँगा भाई, इतना ही आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और अगर आपने इतना समझ लिया है तो बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहने वाली है कि एक बार के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके ज़रूर से देखिएगा। आपके लिए सरप्राइज़ है, उसको आप ओपन ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने जो भी आपका पेपर होने वाला है उसमें आप अपना बेहतर करिएगा जा करके। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बेस्ट ऑफ लक योर नेक्स्ट पेपर, ठीक है। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।